Last time we started with the question or some proposition कि जी we have a system और हमें पता है कि उसमें बहुत सारे एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं और वो मूव कर रहे हैं रैंडमली। और मैंने आप लोगों को ये बताना शुरू किया था कि अगर आप एटॉमिक स्केल पे देखें तो आपको ये पता चलेगा कि आप जब कोई से पार्टिकल्स की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं देन यू यूज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोस्ट ऑफ द टाइम। जो भी बोलने की कोशिश करता है तो अपना बैकग्राउंड और जो नॉइज है उसको देखे कि वो कहाँ बैठा हुआ है। कोई लोग अब हुजाम की दुकान में बैठ के तो कोशिश करें कि वो ना ही बोलें, बेहतर है तो सुने सिर्फ। तो we know that force is given by Newton's first second law, जो भी आप इसे कहें, F इज इक्वल टू एम ए। हमारे पास एक चीज़ होती है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, और इसको हम यूं भी लिख देते होते हैं F इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। तो यहाँ पे अगर आप चेंज करें टाइम को, माइनस करें, when you change time from t to minus t, then your momentum automatically will change from p to minus p। तो आपका जो फोर्स का जो लॉ है उसको टाइम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन द सेम। एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी अंडर टाइम रिवर्सल। और टाइम रिवर्सल सिमेट्री आप इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स की टर्म में फैंसी चीज़ें हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़, उसका टाइम का वेरिएबल रिवर्स कर दिया जाए, मतलब एक मूवी को हम फॉरवर्ड में चलाएं और उसी मूवी को अगर हम रिवर्स में चलाएं और अगर उसमें कोई चेंज ना आए, वैसे तो आप मूवी फॉरवर्ड में चलाएं तो कुछ और हो रहा होता है और रिवर्स में चलाएं तो कुछ और नज़र आता है आपको। तो लेकिन अगर ऐसा ना हो, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में सेम चीज़ नज़र आती है आपको, तो उस केस में आप कहते हो कि दिस थिंग इज नाउ इनवेरिएंट अंडर टाइम रिवर्सल। ये चीज़ आपने मैकेनिक्स में भी शायद कहीं देखी हो, क्वांटम मैकेनिक्स में भी होती है, ये चीज़ आप पढ़ेंगे बाद में कि ये चीज़ें हम बार डिस्कस करेंगे टाइम रिवर्सल के हवाले से। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आप लोगों ने ये मेरे, मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरे पास कॉफ़ी का कप है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको पी लूँ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अदरवाइज़ ये ठंडी हो जाएगी। आपकी भी यही ऑब्जर्वेशन है कि गर्म चीज़ थोड़े ठंडे मौसम में जल्दी ठंडी हो जाती है और ठंडी चीज़ गर्म मौसम में जल्दी गर्म हो जाती है। मीनिंग कि ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास अब गर्म कॉफ़ी का कप है तो थोड़ी देर बाद मैं इसको देखूं बाहर ही पड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट में ही पड़ा हुआ है, मेरे रूम में ही पड़ा हुआ है, तो ये खुद से ज़्यादा गर्म हो जाए, उससे उबलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता कभी भी। या ऐसा होता है कहीं आपने देखा हो कि कोई चीज़ खुद ब खुद पड़ी हुई हो विदाउट एनी माइक्रोवेव और विदाउट एनी हीट, तो वो गर्म हो गई हो ज़्यादा? ऐसा हुआ कभी? हाँ, हमने ये देखा कि एटॉमिक लेवल पे इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके ऊपर तो टाइम इनवेरियंस है। मतलब अगर हम उनको चाहें कि एक मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर कोई मॉलिक्यूल साइज का कोई कप होता तो वो हो सकता है कि उसकी एनर्जी पहले कम थी फिर ज़्यादा हो जाती, और वाइस वर्सा भी हो सकता था। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया है, अब एक कप में, कॉफ़ी कप में तो नंबर ऑफ जो इसके एटम्स होंगे कॉफ़ी के भी और कप के भी, वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब हमने बहुत सारे चीज़ों को कंबाइन कर दिया है तो देन हमें ये पता है कि कप की एनर्जी कम होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, कॉफ़ी की भी एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ एनवायरनमेंट में चली जाएगी। और लेकिन एटम्स के केस में हमने कहा कि नहीं, वी कैन डू सम मैनिपुलेशंस, वी कैन रिवर्स टाइम एंड देन देयर विल बी नो डिफरेंस। हम आगे जाएं टाइम में या पीछे आए, डज नॉट मैटर। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ है जो कि फोर्स कर रही है कप को ठंडा होने पे, लेकिन उसका, उस फोर्स का या उस एजेंट का, मैं फोर्स नहीं कह रहा, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा एजेंट है जो कि कप को तो ठंडा होने पे फोर्स कर रहा है, मेरे पास तो कॉफ़ी का कप है, लेकिन
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको टाइम रिवर्सल उन पे अप्लाई नहीं होता। ये क्या, इन दोनों में क्या फ़र्क है? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं आप लोगों की इनपुट लेना चाह रहा हूँ। तो बारी-बारी आप लोग बता सकते हैं आपका जो भी ख्याल है इस बारे में। कि एक चीज़ बहुत छोटे लेवल पे तो उसका कोई असर नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पे वो असर कर रही है। मतलब एक चीज़ ठंडा करने पे मजबूर कर रही है इसको। वो क्या है? आपके ख्याल में ये क्या चीज़ है? एनीवन हू कैन गिव? बगैर घबराए हुए, ये सिर्फ़ देखिएगा कि पीछे आपके ना मोटरें ना चल रही हों बड़ी-बड़ी, किसी फैक्ट्री के अंदर ना बैठे। सर, जी, जी। मतलब आपका मतलब है कि कौन सी चीज़ कॉफ़ी के कप को ठंडा होने पर मजबूर करेगी? हाँ, बिल्कुल। सिंपल इक्विलिब्रियम उसने अटेन करना है। हाँ, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम पे उसको क्या चीज़ फ़ोर्स कर रही है कि ये अब गर्म ही क्यों नहीं रह जाता, इसी तरह क्यों नहीं रह जाता, ये ज़्यादा गर्म क्यों नहीं हो जाता अदरवाइज़? मतलब 2 तरह की सिचुएशंस हो सकती थी, या ये पहले से ज़्यादा गर्म हो जाए या ये ठंडा ना हो, इत इत ऐसे ही रहे जैसे है। तो ये क्या चीज़ है जो उसको फ़ोर्स कर रही है? सर, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग कि वो इक्विलिब्रियम में आना चाहती है, हाँ, लेकिन क्यों? मेंटेनेंस ये चाहती ये है। ये सवाल है मेरा कि क्यों? ऐसा क्यों है? चलें इसी को उसी तरह ले लें कि इक्विलिब्रियम में क्यों आना चाह रही है ये? सर व्हाई? वैसे भी उसका फिनोमिना है ना कि वो हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, तो वो अपना टेम्परेचर क्यों? लूज नहीं, ही मैं ये पूछ रहा हूँ कि व्हाई? क्वेश्चन व्हाई पे आता है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो इनको फ़ोर्स करती है कि जी तो हीट जो है वो ठंडी से गर्म में चली जाए और उम, वो फिर इक्विलिब्रियम में अटेन कर ले। होता ऐसे ही है। मैंने भी ये देखा, आपने भी ये देखा है, पूरी मोस्ट यूनिवर्स जो हम अभी तक ऑब्ज़र्व कर पाए हैं, उसमें ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हम उसको सिर्फ़ न्यूटन के लॉज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, क्या आप ये कह सकते हैं कि जी नहीं एनर्जी कंज़र्व नहीं रहती बड़े सिस्टम्स में? यहाँ जो हमने F इज़ इक्वल टू ma वाली बात की है एटम्स के लिए, मूविंग एटम्स के लिए, तो क्या ये तो हमें ये भी सर बताती है कि एनर्जी कंज़र्व रहती है। एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी कंज़र्व रहती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ी जो सिस्टम्स हैं इनमें एनर्जी कंज़र्व नहीं होती? इसका आइडिया नहीं, लेकिन सर नहीं, एनर्जी हमारे पास आप लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हो ना? चलो ये बताओ सिर्फ़, फिज़िक्स जी पढ़ सर रहे हो। एनर्जी सर फिज़िक्स आपको क्या बताती है कि एनर्जी सिस्टम्स में कंज़र्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए यूनिवर्स में? सर कंजर्व होनी ही चाहिए सर। होनी चाहिए सर ना? एनर्जी जी सर ऑलवेज़ एनर्जी कंज़र्व। ऑलवेज ठीक है। ये तो हमारी फिज़िक्स का लॉ है कि एनर्जी को हम ना तो अपने पास से किसी सिस्टम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम डिस्ट्रॉय ये कर कर सकते सकते हैं, हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी एक फॉर्म फॉर्म में से दूसरी कन्वर्ट फॉर्म में कर दें। चेंज कर दें। तो हमारे पास एक गर्म कॉफ़ी का कप है, तो इसमें अब हीट एनर्जी मौजूद है, तो हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सिंपली टू एयर, और एयर का टेम्परेचर थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर जाएगा हल्का-सा। लेकिन चूँकि वो एक बड़ा सिस्टम है, रूम मेरा एक बहुत बड़ा सिस्टम है एज़ कम्पेयर्ड विथ माय कप, सो इट विल नॉट मैटर अ बिट, लेकिन स्टिल एनर्जी कंज़र्व रहेगी। अगर हम बाद में लिखना चाहें इसके लिए इक्वेशन, तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ कप at some time T1 is this, and after some time T2 it is this, and plus some energy added to the room in the form of heat or something like that, हम ऐसे कहेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो मौजूद है स्टिल, लेकिन फिर भी ये कब ठंडा हो रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम सिर्फ बात करें, हम कहें कि जी हम दुनिया की चीज़ों को एनर्जी कंजर्वेशन से, फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन, उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट काफ़ी होगी कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है इसको हम सिंपली फिजिक्स से एक्सप्लेन करेंगे, और वो फिजिक्स ये है कि एनर्जी इज कंजर्व? तो क्या ये काफ़ी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल। नो सर, सर ये हमें काफ़ी है? बताना बट हाँ हाँ, बोलो बोलो जी बोलो 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 ना, बोलो जारी सर रखो बोलो। हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये एनर्जी की जो है किस फॉर्म के अंदर जो है उसमें ट्रांसफर हुई है एक्चुअली। उसका हमारे पास जो एनर्जी यहाँ से लूज हुई है या फिर जो गेन किया उसने, अगर लूज किया तो उसने किस जगह पे किस तरह से जो है लूज की है, या फिर अगर उसने गेन किया तो कहाँ से और किस तरह से उसने गेन की है। हाँ, लेकिन वो फिर कंजर्वेशन में तो ना आया ना,
कंजर्वेशन तो ये कहता है कि जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो तो हमें पता है कि ऐसा तो बिल्कुल मौजूद है कि हमने ना नई एनर्जी बनाई है, ना नई एनर्जी ना कुछ एनर्जी पहले से मौजूद एनर्जी को हमने ख़त्म किया है। तो फिर बचता ही है हमारे पास कि वी कैन से कि ओके देयर इज समथिंग एल्स वी नीडेड टू एक्सप्लेन कि चीज़ें ठंडी क्यों हो जाती हैं। हम पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, अब बूढ़े हो रहे हैं, तो कल कला हम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये जो आपकी जो एजिंग का जो प्रोसेस है, किसी भी चीज़ की एजिंग का प्रोसेस है। कोई आप पौधा लगाते हो, वो उसका क्या होता है, वो दरख्त बनता है, फिर बाद में वो किसी वजह से सूख जाता है। इंसान बेशुमार आप देखते हैं रोज़ाना, कई लाख लोग पैदा होते हैं, कई लाख लोग मर जाते हैं। तो ये जो एजिंग का प्रोसेस है, ये बेसिकली हमें बताता है कि देयर इज़ फॉर आवर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। बेशक एटम्स लेवल पे ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएं, इसको हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो इसमें देयर इज़ एन एरो ऑफ टाइम। ये थोड़ा डीप पॉइंट है कि देयर इज़ एन एरो ऑफ टाइम। हम कभी भी उस एरो के अगेंस्ट नहीं मूव कर सकते। यहाँ पे टाइम रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो एटॉमिक लेवल पे पॉसिबल है। तो आप नहीं हो सकता कि आप जो बच्चे आप लोगों में से 22 साल के हैं या 21 साल के हैं, वो 2 साल बाद हमारा मतलब बाकी लोगों के लिए तो वो 2 साल बड़े होने चाहिए थे, लेकिन वो 18 साल के हो जाए या 15 साल के हो जाएं, या फिर बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाएं 5 साल के। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इससे मुराद ये है कि एरो ऑफ टाइम है जो कि एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगा हमेशा इस दुनिया के लिए, इस यूनिवर्स के लिए, और वो डायरेक्शन है। अब यहाँ पे सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि वो कौन सी डायरेक्शन है, एरो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। पॉइंट तो कर रहा है, हम पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर चीज़ के साथ। लेकिन ये जो एरो है, ये एक्चुअली अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में कहना चाहें तो ये एरो क्या है बेसिकली, व्हाट इज दिस एरो, किधर जा रहा है ये। सर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्या कर रही है चीज़, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। नहीं एंट्रोपी की बात तो अभी हमने की ही नहीं ना, उसकी तरफ तो हम गए ही नहीं। लेकिन जनरली अगर आप देखें तो क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है, अगर एंट्रोपी का आपको नहीं पता तो फिर अगर आप देखें सर अगर हम कॉफी के रेफरेंस से ही देखें दोबारा। हाँ चलें, कॉफी के रेफरेंस से देख लें, चलें इसी को बता दें तो फिर उससे बात चलेगी आगे। सर हीट हमारे पास इंक्रीज कर रही है, फिर हम कहेंगे। देखिए मैंने कॉफ़ी का कप गर्म किया है एक माइक्रोवेव से, ठीक है। माइक्रोवेव ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किया और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया विद सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब ये हीट जो है, ये एनर्जी इंक्रीज तो हीट नहीं कर सकती, क्योंकि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इंक्रीज तो हम नहीं कह सकते कि वो कर रही है। तो एनर्जी तो शिफ्ट कर रही है फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। जितनी भी एनर्जी इस यूनिवर्स में मौजूद है ना, वो सिर्फ शेप्स बदल रही है। कहीं लाइट की शेप में है, कहीं हीट की शेप में है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिकल है, कहीं केमिकल है, तो वो शेप चेंज कर रही है। लेकिन इन सारी शेप्स के चेंज करने का जो ओवरऑल इफेक्ट है पूरे यूनिवर्स के ऊपर, उसका एक एरो है। वो मैंने अभी आपको बताया कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा हमेशा। और वो आपने बात कर दीजिए कि चलो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है यूनिवर्स की, तो अब आप इसको एंट्रोपी वाली चीज को इस कप और रूम के हिसाब से बताएं कि क्या हुआ है। सर ये तो अगर हम देखें कप की डिक्रीज करके या रूम की इंक्रीज करके या ओवरऑल देखेंगे इंक्रीज कर जाएंगे। हाँ, ओवरऑल इंक्रीज करना चाहिए इसको। तो ये कौन सा लॉ था हमारा जो हमें बताता था कि यूनिवर्स की थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ। तो ये वही उसी लॉ की एक्सप्लेनेशन चल रही है, थोड़े फिलोसॉफिकली, या थोड़े आप समझ लें कि थोड़ा इसको डीपर मीनिंग में हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बातें सारी हम कर रहे हैं वक्ती तौर पे, एंट्रोपी की भी बात हमने की, और हमने
कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन काफ़ी नहीं है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर हमने ये कहा जी कि एंट्रोपी ओवरऑल इंक्रीज़ करेगी, कांस्टेंट बहुत कम कम केसेस में रहती है, ज़्यादातर इंक्रीज़ करती है। बुक वाले ने लिखा हुआ है कि जी अब आप एक बॉल होती है, आपको आप उसको टेनिस बॉल है या कोई सी भी बॉल है, आप उसको एक दफ़ा नीचे ड्रॉप कर दें तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमें ये बताता है कि उसको फॉरएवर वो बाउंस करते रहना चाहिए, ठीक है। वो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कन्वर्ट होती रहनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो आपके जहन में ख्याल ये आएगा कि अच्छा जी ऐसा इसलिए होता है, वो रुकती इस वजह से है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है, एयर फ्रिक्शन है, और फ्लोर पे जब वो टकराती है तो उसकी भी फ्रिक्शन है एक, तो वो फ्रिक्शन जो है वो उसकी एनर्जी ले लेती हैं उससे, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन की फॉर्म में ज़ाया हो जाती है, या उस फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। जब फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है तो उस सिस्टम से तो निकल गई ना। अब आप इसी चीज़ को अगर एंट्रोपी के हवाले से बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे? हीट वाले को तो आपने कहा जी कि इसकी कम हो रही है, उसकी एनवायरनमेंट की ज़्यादा हो रही है। अब बॉल और फ्लोर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसी एंट्रोपी के फिनोमेना से, एंट्रोपी चेंज के फिनोमेना से इनफैक्ट? शाबाश। मुजीब कहाँ हो तुम? सर यही हूँ। तो कुछ बताओगे क्या हो रहा है, हम क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके इसके अंदर भी सर हमारे पास जो एनर्जी लूज हो रही है सर, इरिवर्सिबल प्रोसेस की फॉर्म में ही हो रही है ना, हाँ वो नहीं, वो क्योंकि तो हमारे डेफिनेटली है, प्रोसेस तो रिवर्सिबल है क्योंकि ये एक बड़े 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 स्टेप्स में हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल तो नहीं है। ये तो हमने उसमें देख लिया थर्मोडायनेमिक्स में। और क्या बात है इसमें, आपने इसको एंट्रोपी की फॉर्म में बताना है ना। तो एंट्रोपी तो एक तो आपने वो लिखी थी डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू और डी टी, ठीक, ये आप कर चुके हैं पहले थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन सर अब जी जी एक हमने वो भी तो की थी ना, टीएस ऑफ द सिस्टम जो है चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी, जिसमें एंट्रोपी फंक्शन ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह आ जाता है, तो उसमें हमारे पास यहाँ चेंज ऑफ एनर्जी आ रहा है इन टर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट्स व्हाई हमारी एंट्रोपी चेंज हो रही है। हाँ कह सकते हैं, बट थोड़ा सा ना कन्विंसिंग आर्गुमेंट में कह रहा था, अगर वो ये आर्गुमेंट तो है बट इट्स नॉट, we say that it's something that we can say for everyone, for to to explain to everyone कि हम कहेंगे अच्छा ये हो रहा है तो वो मान जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कन्विंस करने के लिए ये काफ़ी है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डीपर मीनिंग में अगर आप बताएं तो कुछ कह सकते हैं आप। कोई और बंदा, शाज़ेब बोलता होता कभी कभार कुछ। जी शाज़ेब, मौजूद हो नहीं हो मौजूद? नहीं है मौजूद। और कौन बात करता होता है? जो नहीं करता था वही कर ले, मैं पॉइंट आउट इसलिए करूँ किसी को। सर बॉल जिस टाइम पोटेंशियल एनर्जी अपनी सर काइनेटिक एनर्जी के अंदर से चेंज कर रही थी अपनी यानी कि एनर्जी, तो यानी कि ऊपर से जिस टाइम बॉल नीचे की तरफ वो गिर रही है, तो जी सर जी उस टाइम में उसने सर हीट यानी कि वो जो हमने एनर्जी जो उसने लूज की थी एयर फ्रिक्शन की फॉर्म के अंदर से, यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेम्परेचर यानी कि साइड से यानी कि एयर के मॉलिक्यूल जो हैं सर, हाँ तो जी उसने सर उसको रेजिस्ट किया था, यानी कि सर बिल्कुल उसने जो है उसको बिल्कुल, टेम्परेचर की ठीक कह फॉर्म रहे के हो, अंदर सर ठीक कह लूज रहे हो। करता गया था सर। तो वो जो इस तरह से सर हमारे पास जिस तरह वो नीचे आएगा सर काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो रहा है सर हमारे पास साथ जो है, अगर हम एक कन्फाइंड करना शुरू करें, ठीक है,
तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो है एयर के सब वो जो है एनर्जी को सर इसके अंदर से अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। ठीक। लाइक सर जिस टाइम वो अब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे पास जो है सिस्टम की एनर्जी से उस टाइम वो कम होती जाएगी, यानी कि बॉल की एनर्जी से कम होगी उतनी, यानी कि जो है वो तब्दील नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर से जितनी होनी चाहिए थी उसके अंदर नहीं, काइनेटिक एनर्जी की। ये आप बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन ये आप एक्सप्लेन कर रहे हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन उस हवाले से बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये एरो ऑफ टाइम को भी किसी तरह से एक्सप्लेन कर रही है, जो हमें जिस एरो ऑफ टाइम का सामना है? वो आपकी बात, उस पर मुझे कोई वो नहीं है कि आपने इसमें कुछ गलत बात की हो। ठीक, ऐसे ही होता है कि वो रेजिस्टेंस करती है तो कुछ एनर्जी उस एयर के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसी वजह से वो उसकी कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली वो स्टॉप कर जाती है। कुछ फ्लोर में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिस फ्लोर पे वो टकरा रही है वहाँ उसमें भी ट्रांसफ़र करती है। तो एरो ऑफ टाइम कहीं पे आता है, और वो ही एंट्रोपी वाली जो सिचुएशन है वो आती है, और वो ये आती है कि सर जी जी अगर हम इस तरह कहें कि बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी मींस उसके जो बॉल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनको में भी है, तो उनकी रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। हाँ, तो सही हमारी सही सही, अब आप ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं, बिल्कुल। तो हमारी इंट्रोपी चेंज करती है और हमारा एरो ऑफ टाइम इंक्रीज करता है। हाँ, तो जो मॉलिक्यूल्स थे पहले, अगर उनकी एनर्जी कम थी तो उन्होंने रेजिस्ट किया बॉल को, और उन्होंने बॉल से कुछ एनर्जी ले ली, तो अब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, जब उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी रैंडमनेस भी बढ़ेगी फिर उस हिसाब से। ओके, रैंडमनेस से मुराद यहाँ आप इसको उस तरह भी समझ सकते हैं, जो जिन लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है वो समझते हैं, कुछ एक टर्म यूज होती थी वहाँ पे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यस सर, होती थी। ठीक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो इसको कहा जाता था कि इंडिपेंडेंट वेज से अगर कोई चीज़ मूव कर सके, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज मूव कर सके, मतलब एक चीज़ जो है वो सिर्फ ट्रांसलेट कर सकती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकती है, दूसरी चीज़ हो सकता है वाइब्रेट कर सकती हो, तीसरी चीज़ हो सकता है रोटेट भी कर सकती हो साथ। तो ये जो ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन और रोटेशन है, ये डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मोशन की। तो अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है, तो पहले अगर वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा था, तो देन वो हो सकता है ट्रांसलेट भी कर जाए, और साथ उसके वो वाइब्रेट भी करना शुरू हो जाए। तो उसकी एनर्जी देने से किसी मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करेंगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं टू एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ओके, सो ये चीज़ें सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना सिर्फ एयर मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होंगी, बल्कि जो आपका है जो फ्लोर के मॉलिक्यूल्स हैं नीचे, उनकी भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह बॉल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने, उनकी भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेरी होगी बहुत सारे तरीक़ों से। तो हर जगह डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पहले अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी ना सिर्फ बॉल में, जब हमने उसको छोड़ा नहीं था, हाथ से रिलीज नहीं किया था, तो उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, या उस बॉल की अपनी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी उसके एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की। लेकिन जब हमने छोड़ा उसको, नीचे वो टकराया, एयर में से गुजरा, तो उसने अपनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जो सारे अब कंबाइंड सिस्टम है, उसमें हर एक चीज़ की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसमें आना शुरू हो गई। तो पहले फॉर एग्जांपल अगर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, तो अब कई हज़ार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगी। ओके, और कई हज़ार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मुराद ये है कि अब एंट्रोपी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, और हमें पता है कि एंट्रोपी बढ़े तो यही है, हमारे साथ भी यही मसला दरपेश है कि हम भी उसी डायरेक्शन में, हमारी लाइफ, सबकी जो ज़िंदगियां हैं वो उसी तरह मूव कर रही हैं टूवर्ड दी इंक्रीजिंग एंट्रोपी साइड। तो अगर हम किसी तरह से, अगर कोई आप लोगों में से साइंसदान ऐसा बने जो कि इस फिनोमेना को रिवर्स कर सके, जो कि एरो ऑफ टाइम को रिवर्स कर सके, तो फिर हम दोबारा से वापस जा सकते हैं अपने अपने बचपन में या जवानी में या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन अ सेंस, अगर आप इसको थोड़ा सा ना इमेजिन करें कि एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी का रोल है, और एनर्जी तो ये कर रही है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है। एनर्जी ने अपने आप को महफूज किया हुआ है ओवरऑल,
तो वो ख़त्म या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, लेकिन वो शेप चेंज कर रही है, और वो शेप्स इस तरह से चेंज कर रही है कि सिस्टम्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। जिस सिस्टम में एनर्जी जाती है उसकी वो एंट्रोपी बढ़ा देती है, और इसी तरह ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी भी इसी इसी फिनोमेना से इंक्रीज कर रही है। तो ये इसका फिलोसॉफिकल पॉइंट था जो कि एक्सप्लेन करना ज़रूरी इस वजह से था कि हम कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स तो हम करते ही रहते हैं ना थ्रू आउट कोर्स। अभी तक हमने ये कुछ किया है और आइंदा भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ट्रांजिशन करनी है फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में हमने सिर्फ एनर्जी की बातें की, एंट्रोपी को भी इवन हमने एनर्जी की शेप में लिखा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी करके लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास उसकी जो इंडिपेंडेंट एक्सप्लेनेशन थी वो नहीं थी, ऐसे लिखा था हमने। तो अब हम ये करेंगे कि एंट्रोपी को हम एक इंडिपेंडेंटली एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाएंगे विद विद द कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारा मकसद यही होगा कि हम इस एंट्रोपी को इन द फॉर्म एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी इंट्रोड्यूस करवाएं, और हम देखें कि प्रोबेबिलिटी से हम एंट्रोपी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर हम अगर एनर्जी को ना भी लेके आए बीच में सम केसेस में, तो फिर भी हम सिस्टम का एरो ऑफ टाइम हम बता सकते हैं कि किधर जा रहा है वो सिस्टम, क्या करेगा, आज कैसा है और कल कैसा होगा और 6 साल बाद कैसा होगा, इस तरह की प्रिडिक्शन हम कर सकें। तो उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। और ये काम करने से पहले आज का जो सेकंड हाफ होगा इस लेक्चर का, उसमें हम एक और काम करेंगे कि पहले मैं आप लोगों को मतलब इस बुक वाले ने ना सिमुलेशंस बनाई हुई हैं, 2 मुख्तलिफ सिमुलेशंस। तो पहले हम 2 सिमुलेशंस करेंगे, देखेंगे कि कैसे हो रहा है वो काम। मतलब करेंगे नहीं, जैसा हम उनको रन करेंगे और देखेंगे कि बिहेवियर क्या है। और one of those simulations is based on laws of physics like quantum like Newton's laws of motion। हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनको देखेंगे कि उनको अगर हम छोड़ दें कुछ टाइम के लिए किसी खास कंडीशंस में, थर्मोडायनामिक कंडीशंस में हम छोड़ दें और उनको हम स्टडी करें विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉज, तो हम देखेंगे कि वो एरो ऑफ टाइम किधर लेके जाता है उनको। फिर हम उसी तरह के मॉलिक्यूल्स लेंगे सेकंड सिमुलेशन में, लेकिन हम ये देखेंगे कि उनके ऊपर हम न्यूटन्स लॉज नहीं अप्लाई करते, बल्कि हम प्रोबेबिलिटी के लॉज अप्लाई करते हैं। एंड फिर हम देखेंगे कि स्टिल दे आर शोइंग सम एरो ऑफ टाइम। तो फिर हम वहाँ से ये एक कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो हमारी जो वर्ल्ड है, जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिसमें हम बड़े सिस्टम्स की बात करते हैं, तो उनको उन पे अगर हम न्यूटन्स लॉज के साथ प्रोबेबिलिटी के लॉज को कंबाइन कर दें, तो तब भी हम चीज़ों को ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसको कंबाइन करने की एक ऑब्वियस सी वजह ये है कि जो आपके लार्ज सिस्टम्स हैं उनमें आपके पास मैंने आपको बताया, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि हमारे पास नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो होते हैं 10⁻23। तो ये एक रफ एक मतलब आपको नंबर दे रहा हूँ। तो ये एक इतना बड़ा नंबर है कि अगर कंप्यूटर का कहें ना कि हम हमारे लिए वो न्यूटन की इक्वेशन सॉल्व करे इतने एटम्स के लिए या इतने पार्टिकल्स के लिए, तो ऐसा कंप्यूटर आज तक बना नहीं है जो ऐसा काम कर सके। कंप्यूटर से ऐसी कैलकुलेशन करना नामुमकिन है, और अगर कोई बनेगा भी तो उसको भी कई हज़ार साल लगेंगे या कई करोड़ साल लगेंगे इस तरह की कैलकुलेशन करने में कि वो न्यूटन की इक्वेशन सॉल्व करे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी। और हमारे पास जो ओवरऑल सिस्टम्स हैं वो तो बहुत ही बड़े होते हैं, और उनकी अगर हम प्रिडिक्शन करना चाहें न्यूटन्स लॉ से, तो ऑल तो थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम ये करते हैं कि हम लेते हैं न्यूटन्स लॉज, बेसिकली तो स्टार्ट हमने उधर से ही करना है, या क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज ले लेते हैं। फिर हम उनके ऊपर फिर प्रोबेबिलिटी के यूज़ करते हैं कंसेप्ट्स या लॉज। और फिर हमें पता चल जाता है कि ऑल्दो कि हमने कंप्यूटर सिमुलेशन 10⁻23 के लिए नहीं रन करनी, लेकिन हम जब प्रोबेबिलिटी के साथ उसको कंबाइन करेंगे देन वी विल स्टिल बी एबल टू स्टडी दोस। तो ये हम सिमुलेशन हम देखेंगे ड्यूरिंग द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर।
एंड उसके लिए मैं आपको बुलाऊंगा एक 50 पे वापस। अभी आप 10 मिनट की ब्रेक करें और जब वापस आएंगे तो फिर हम वो सिमुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। और फिर आप लोगों से क्वेश्चंस भी आप लोगों के रिसीव किए जाएंगे कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम होगा। सो टिल द नेक्स्ट पार्ट 1:50 तक आपको ब्रेक है। मिलते हैं फिर इसके बाद।